हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे क्लास 11th में चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सेंट्रोसोम और आज का हमारा लेक्चर रहेगा न्यूक्लियस। एक्चुअली में न्यूक्लियस ही वो सेल ऑर्गेनेल्स है जिसकी वजह से सेल लिविंग है, लेकिन एक्सेप्शन तो बायोलॉजी में है ही। कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो लिविंग तो है लेकिन उनमें न्यूक्लियस नहीं है, जैसे आरबीसी है। आरबीसी है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है लेकिन वो लिविंग है। और ऐसे ही सीव ट्यूब है प्लांट में। इसमें जब ये मैच्योर हो जाती है तो इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन दोनों ही ये लिविंग भी है। ये एक्सेप्शन है क्योंकि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। न्यूक्लियस में होता है केंद्र, सेंटर। मतलब जो न्यूक्लियस है यही सेंटर है, यही केंद्र बिंदु है पूरी सेल को कंट्रोल करने के लिए। तो आज हम सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो है न्यूक्लियस, जिसकी खोज सबसे पहले की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। जबकि आपको पता है 1665 में सेल की डिस्कवरी की गई थी। मतलब इतने सालों के बाद न्यूक्लियस की खोज हो पाई। न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनिज्म वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन एज अर्ली एज 1831। मतलब 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी की थी। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाई वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। बाद में फ्लेमिंग ने इसको क्रोमेटिन कहा। क्रोमा मींस होता है कलर, कलर। वो जो टिन है ना, ये वर्ड यूज होता है थ्रेड के लिए। बायोलॉजी में टिन वर्ड जहाँ पे भी आता है उसको यूज करते हैं थ्रेड के रूप में, ठीक है ना। मतलब कलरफुल धागे नुमा जो स्ट्रक्चर है उसको क्रोमेटिन नाम दिया फ्लेमिंग ने, क्योंकि न्यूक्लियस को स्टेन करने के बाद इसको बेसिक डाई से क्यों स्टेन करते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसमें प्रेजेंट होता है डीएनए, और डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब वो एसिड से बनी हुई रचना है। तो इसीलिए वो बेसिक जो डाई है ना उसी से कलर होगा। एसिड बेस से ज्यादा रिएक्ट करेगा, बेसिक एसिड से ज्यादा रिएक्ट करेगा, ठीक है। और वो थे एसिटोकार्मीन थे, जैसे एसिटोकार्मीन, हिमेटोजाइलिन। ये जो कुछ बेसिक डाई है जिससे न्यूक्लियस को डाई किया गया, स्टेन किया गया कलरफुल दिखने के लिए, जिसकी वजह से इसको आइडेंटिफाई किया गया अलग से एक सेल ऑर्गेनिज के रूप में, ठीक है। द इंटरफेज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ ए सेल when it is not dividing has highly extended and elaborate nucleoprotein fiber called chromatin. इंटरफेज, इंटर मीन्स होता है बीच में, इंटर मीन्स होता है बीच में, किसी भी दो चीज के बीच में। तो किस चीज के बीच की बात हो रही है? देखो एक सेल है, ये सेल है, जब इसमें ग्रोथ होती है तो ये डिवाइड करती है, डिवाइड। फिर ये जो सेल है इसमें ग्रोथ होती है और फिर ये डिवाइड करती है। मतलब पहले ग्रोथ, फिर डिवीजन, फिर ग्रोथ, फिर डिवीजन। मतलब दो डिवीजन के बीच की जो स्टेज है उसको बोला इंटरफेज। इंटरफेज मतलब दो डिवीजन के बीच में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है ना। तो इस ग्रोथ फेज को ही बोलते हैं इंटरफेज। मतलब जब सेल डिवाइड नहीं करती है तो क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। डिवीजन के लिए जितनी भी उसमें सेल ऑर्गेनिल्स है, जितने भी इसमें मटेरियल है, सबको डबल करेगी, क्योंकि हर सेल को बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर चीज को क्या डबल करना पड़ेगा, प्रोटीन को, सेल ऑर्गेनिल्स को, सबको डबल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब सेल में ग्रोथ होगी डिवीजन से पहले। मतलब दो डिवीजन के बीच की अवस्था को बोलते हैं इंटरफेज। उस टाइम जो क्रोमोजोम है वो एक्सटेंडेड फॉर्म में होते हैं, मतलब खुले हुए होते हैं, ठीक है ना। जैसे क्रोमोजोम, जो डीएनए है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलके बनाते हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन, ठीक है। मतलब धागे नुमा स्ट्रक्चर जो इस तरह से न्यूक्लियस में ये फैली होती है उसको कहते हैं क्रोमेटिन थ्रेड। मतलब फैली हुई होती है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है। जो क्रोमोजोम है ना, जो क्रोमोजोम है, जो क्रोमोजोम होते हैं वो डीएनए से मिलकर बनते हैं, डीएनए से, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। और जो डीएनए के जो थ्रेड होते हैं उनका वो पार्ट जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है उसको कहते हैं जीन। तो जो सेल है
तो जो न्यूक्लियस है, डिवीजन से पहले इसमें जो क्रोमोजोम में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये जो क्रोमोजोम है ना, खुले हुए होते हैं, ताकि उसमें जो इंफॉर्मेशन छुपी है जीन के रूप में, जो इंफॉर्मेशन है, क्या प्रोटीन बनानी है, क्या करना है, वो सब कुछ पहले से पढ़ा जा सके, उसी के अनुरूप काम हो सके, इसलिए वो अपने आप को खोल के रखते हैं, है ना। जैसे कोई लेटर होता है, उसमें कुछ लिखा होता है ना, उसे हम खोल के पढ़ते हैं ना, और जब उसका काम हो जाता है तो हम उसको समेट के रख देते हैं, फोल्ड कर देते हैं ना। लेकिन क्या फोल्ड लेटर को पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते ना। इसी तरह से जो क्रोमेटिन थ्रेड है ना, ये खुले हुए होते हैं, ताकि इसमें जो इंफॉर्मेशन छुपी है उसे पढ़ा जा सके, मतलब क्या बनाना है, क्या प्रोटीन बनानी है, किस तरह से डुप्लीकेशन होना है क्रोमोसोम का, ठीक है ना, ये सब कुछ। तो सेल डिवीजन से पहले खुला होता है, लेकिन जब सेल डिवाइड करनी होती है तो ये अपने आप को शॉर्टर फॉर्म में कर लेते हैं, बहुत शॉर्ट कर लेते हैं ना, तो उसको बोलते हैं क्रोमोजोम। क्रोमोजोम मतलब जो ये क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जब ये अपने आप को बहुत ज्यादा शॉर्ट कर लेते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, तब इनको क्रोमोजोम कहते हैं। Nuclear matrix and one or more spherical bodies called nucleoli, singular nucleolus, are also present near in the chromosome thread. मतलब हर न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस भी जरूर होता है। तो एक सेल में एक न्यूक्लियोलस होता है। ये है एनिमल सेल। इसमें हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है सेंटर में, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनविलप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोस्केलेटन, गोल्जी एपरेटस। मतलब देख के अब हमें अलग से नहीं लग रहा ना, सब कुछ जानते हैं, है ना। तो ये हम सब पढ़ चुके हैं, और आज हम ये पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस। तो पहले हम न्यूक्लियस के एक आउटलाइन बनाते हैं अपने आप से, है ना। ये है न्यूक्लियस, बना लेते हैं। ये है न्यूक्लियस। डबल मेम्ब्रेन होती है ना। और किसमें होती है डबल मेम्ब्रेन? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। ये है डबल मेम्ब्रेन, और इसमें ये पोर मिलते हैं, इसीलिए ना ये मैंने पूरा नहीं बनाया, ठीक है ना। ये पोर मिलते हैं, इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। इन न्यूक्लियर पोर से ही ट्रांसपोर्टेशन होता है आरएनए और प्रोटीन का, मतलब इसके अंदर बाहर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है ना, वो इन न्यूक्लियर पोर की वजह से होता है। और जो ये स्पेस है बीच में, इसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी में होता है चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो स्पेस है उसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये होती है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन। ये होती है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। और जो ये आउटर मेम्ब्रेन है ना, इससे ही कुछ इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है जुड़ी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आउटर सरफेस पे कुछ ये राइबोसोम अटैच होते हैं, ठीक है ना। आउटर सरफेस पे भी, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उस पे भी ये राइबोसोम अटैच होते हैं, ये होते हैं राइबोसोम, ठीक है। ये होता है क्रोमेटिन नेटवर्क। नेटवर्क में होता है जाल ऐसे। पर सेल्स में ये मिलता है एक न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। और ये क्या है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन रेटिकुलम कह सकते हैं, या नेटवर्क कह सकते हैं। रेटिकुलम में से भी होता है जाल, है ना। और ये होता है इसमें सारा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हमने ये एक आउटलाइन बनाई न्यूक्लियस की, इसे एक बार देखते हैं। ये है न्यूक्लियोलस। ये एलिमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब न्यूक्लियस की ही जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, उससे अटैच होती है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये होते हैं न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर, ये दोनों मेम्ब्रेन से फ्यूज होने के बाद बनते हैं, हम बना लेते हैं ये ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है ना।
ये जब इस यहाँ से ब्रेक होगी, मान लिया यहाँ से जब ब्रेक होगी तो ये ऐसे होगी, और दोनों मेम्ब्रेन जब ऐसे फ्यूज हो जाती है आपस में तो बन जाता है न्यूक्लियर पोर। पेरी न्यूक्लियर स्पेस हमने देखा, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये बहुत ही सिंपल होता है बेटा, पेरी मीन्स चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर जो स्पेस है वो पेरी न्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्म है उसे बोला न्यूक्लियोप्लाज्म। 80s राइबोसोम, ये 80s राइबोसोम है। क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल होती है ना उसमें 80s टाइप के राइबोसोम ही मिलते हैं, राइबोसोम। टू टाइप के होते हैं ना, एक 70s होता है और एक 80s होता है। ये मिलता है प्रोकैरियोट से, और कहाँ मिलता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। वेरी गुड। और जो ये 80s है बाकी सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, ठीक है ना। जैसे न्यूक्लियस है उसका साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो अटैच है वो सब क्या होते हैं, 80s टाइप के राइबोसोम होते हैं। फिर यह है क्रोमेटिन रेटिकुलम, रेटिकुलम मीन्स होता है जाल। और फिर ये है न्यूक्लियर लेमिना। न्यूक्लियर लेमिना बोलते हैं जो इनर मेम्ब्रेन है ना उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया होता है छोटा सा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर लेमिना, ठीक है ना। ये जो है ना, जो न्यूक्लियस है उसको शेप प्रोवाइड करता है, मतलब रेजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस ये काम होता है न्यूक्लियर लेमिना का। तो फिर हम लौटते हैं एनसीईआरटी पे, आ गए हमारी एनसीईआरटी। Electron microscope has revealed that the nuclear envelope, which consists of two parallel membranes with a space between 10 to 50 nanometer, called the perinuclear space। जो perinuclear space है ना, ये perinuclear जो space होता है वो 10 से 50 नैनोमीटर, नैनो मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁹, ठीक है। नैनोमीटर इसका स्पेस होता है। ये है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो देखी गई ना, ये वो स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ये जो डार्क से दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये है न्यूक्लियर पोर, और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों, ठीक है ना, आउटर और इनर। और जो ये दिख रहे हैं ना, ये है क्रोमेटिन थ्रेड, जिसकी लेबलिंग नहीं की गई है, ठीक है। जो न्यूक्लियर स्पेस है वो बनाता है फॉर्म ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है तो वो एक बैरियर बनाता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यही तो एक्चुअल सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म से, है ना। अगर ये मेम्ब्रेन ना हो तो सेपरेशन कैसा होगा, तो जो मेम्ब्रेन है इसी की वजह से सेपरेशन होता है। The outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum। जो ये मेम्ब्रेन है आउटर, ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कॉन्टिन्यूअस करती है ना। और जो सेल डिवीजन के समय जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही हिस्सा बन जाती है। मतलब सेल डिवीजन के समय जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डिसअपीयर हो जाती है, कहाँ चली जाती है, तो वो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा बन जाती है, ठीक है। एंड ऑल्सो बियर राइबोसोम ऑन इट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो आउटर मेम्ब्रेन है ना न्यूक्लियस की उस पे भी राइबोसोम अटैच होते हैं, अभी हमने देखा था। एट ए नंबर ऑफ द प्लेस न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय द माइनोपोर, उसको हमने देखा, उसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ये ऐसे थे ना, ऐसे चारों तरफ, ये अभी देखा था हमने, है ना। ये क्या है, ये न्यूक्लियर पोर है, ऐसे ये है न्यूक्लियर पोर। These nuclear pores are the passage through which movement of RNA and protein molecules takes place in both directions between the nucleus and the cytoplasm। मतलब इन्हीं पोर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है आरएनए और प्रोटीन का, ठीक है। मतलब कुछ प्रोटीन जो है साइटोप्लाज्म में अंदर आती है, और कुछ आरएनए है जो है न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर साइटोप्लाज्म में आता है। नॉर्मली देयर इज द ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, ज्यादातर क्या है, एक ही न्यूक्लियस होता है पर सेल में, पर वेरिएशन इसमें होती है, कई बार कई न्यूक्लियस भी एक सेल में मिलते हैं। वेरिएशन इन द नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई आल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड। कैन यू रिकॉल नेम ऑफ द ऑर्गेनिज दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल्स। यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, जैसे स्केलेटल सेल है, ओस्टियो सेल है, तो इनमें मिलते हैं। इसकी भी दो कंडीशन हो जाती हैं, दो कंडीशन की वजह से यूकैरियोटिक सेल मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में मिलती है। एक तो ये है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, इनमें न्यूक्लियस है, और ये सभी सेल फ्यूज होगी, मतलब एक सेल बन गई, ठीक है ना, उसमें न्यूक्लियस आ गया।
1 2 और 3, तीनों के आगे। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिंसाइजियम। सिंसाइजियम, ठीक है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये सेल है और सेल में जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, है ना। इसको कहते हैं सिनोसाइटिक, सिनोसाइटिक कंडीशन। तो दो कंडीशन की वजह से मल्टी न्यूक्लिएट सेल हो जाती है। सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस नहीं मिलता है। मैंने ये पहले बताया था। इरिथ्रोसाइट बोलते हैं आरबीसी को, आरबीसी को। ये बी है ना, अच्छे से इससे लिखा नहीं जाता। मैनी मैमल्स एंड सीव ट्यूब, सीव ट्यूब मिलती है फ्लोएम में, है ना, कंडक्शन ऑफ फूड का काम करती है। सेल ऑफ वेस्कुलर प्लांट, है ना, वेस्कुलर प्लांट उनको बोलते हैं। इसमें जाइलम एंड फ्लोएम मिलते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जिसमें जाइलम वाटर कंडक्शन का काम करता है, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड का करता है, ठीक है ना। वुड यू कंसीडर दिस सेल एज लिविंग, लेकिन ये लिविंग होती है, ठीक है ना, विदाउट न्यूक्लियस होती है तब भी ये लिविंग होती है। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन, ये हमने पढ़ा। जो न्यूक्लियस का फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसमें मिलती है कलरफुल, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक है, जो डीएनए और हिस्टोन का बना हुआ होता है। हिस्टोन बेसिक प्रोटीन होती है बेसिकली, एसिडिक भी होती है लेकिन मोस्टली बेसिक होती है। द न्यूक्लियोलाई आर स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस भी मिलता है जिसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एट इज नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो जो न्यूक्लियोलस है वो राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसिस करता है, जो और जो राइबोसोमल आरएनए है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। Larger and more numerous nuclei are present in the cell actively carrying out protein synthesis. ये न्यूक्लियोलस कैसे बनता है, न्यूक्लियोलस कैसे बनता है। जो न्यूक्लियोलस होता है ये क्रोमोजोम का ही एक हिस्सा होता है, मतलब ये क्रोमोजोम से ही बनता है। लेकिन ये क्रोमोजोम से कैसे बनता है इसे हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये थोड़ा टॉपिक लंबा है, इसमें अभी थोड़ा बचा है, ठीक है ना। ये हम अगले में कंप्लीट करते हैं और उसके बाद बचेगा माइक्रो बॉडीज, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बच्चों। बच्चों ये मेरा न्यू चैनल है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये चैनल ग्रो हो सके, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें।